हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक मतदान के लिए झारखंड के वोटर्स को किया सलाम। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की बढ़ी हुई भागीदारी पर अत्यधिक संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदान करने वाले मतदाताओं के साहस और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की, जिन्होंने धमकियों और बहिष्कार के आह्वान को दरकिनार करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना विश्वास दोहराया। उन्होंने कई निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुष मतदाताओं से आगे निकलकर महिला मतदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी की भी सराहना की। झारखंड के मतदाताओं ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा की गई अपील का उत्साहपूर्वक जवाब दिया। झारखंड में चुनाव की घोषणा के बाद 7,50,000 लीटर शराब जब्त। झारखंड विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 15 अक्टूबर को हुई थी। चुनाव की अधिसूचना के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। इस दौरान विभिन्न एजेंसियों ने राज्य में 7,50,717 लीटर अवैध लीकर जब्त किए, जिनकी कीमत 7,95,75,000 आंकी गई। झारखंड निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बरही में सबसे अधिक 1 लाख लीटर से अधिक लीकर जब्त किए गए, जिसकी कीमत 86 लाख आंकी गई। वहीं धनवार में 60 लाख, गढ़वा में 49 लाख, कोडरमा में 35 लाख और खरसावां में 31 लाख के कीमत के लीकर की जब्ती की गई। डीसी ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण, हाई स्पीड इंटरनेट लगाने का निर्देश। धनबाद की डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा शुक्रवार को कृषि बाजार स्थित मतगणना स्थल पहुंची। उन्होंने वहां जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी व बाघमारा के लिए बनाए गए काउंटिंग हॉल का निरीक्षण किया। साथ ही विधानसभा वार बनाए गए पोस्टल बैलेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट काउंटिंग हॉल का भी जायजा लिया। बरवाड्डा कृषि बाजार से फल मंडी मेमको मोड़ में शिफ्ट। धनबाद जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव को लेकर कृषि उत्पादन बाजार समिति बरवाड्डा परिसर को मतगणना स्थल बनाया है। जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम यहीं पर सील कर रखी गई हैं। शनिवार सुबह 8 बजे से यहां मतगणना शुरू होने वाली है। इसके चलते जिला प्रशासन ने कृषि बाजार समिति में पिछले 18 नवंबर से ही खाद्यान्न व फलों के कारोबार पर रोक लगा दी है। यह रोक 25 नवंबर तक जारी रहेगी। कारोबारियों ने बताया कि फल मंडी स्थायी तौर पर मेमको मोड़ में शिफ्ट कर दी गई है। 25 नवंबर तक यहीं से फल का होल सेल का कारोबार होगा। चूंकि फल कच्चा सौदा है, इसलिए व्यवसायी कम माल मंगा रहे हैं। फल मंडी 26 नवंबर को पुनः कृषि बाजार समिति में शिफ्ट कर दी जाएगी। इसके बाद अवाकव कारोबार बढ़ने का अनुमान है। काउंटिंग विलेक्शन एजेंटों को मतगणना का दिया गया प्रशिक्षण। धनबाद की डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा के निर्देशानुसार शुक्रवार को न्यू टाउन हॉल में मुख्य प्रशिक्षक संजय कुमार व राजकुमार वर्मा ने प्रत्याशियों, उनके काउंटिंग एजेंट व इलेक्शन एजेंट को मतगणना का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम, पोस्टल ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट की काउंटिंग व विभिन्न प्रपत्रों से संबंधित जानकारियां दी गईं। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन सहित किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। सांसद दीपक प्रकाश को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, विशेषाधिकार समिति के सदस्य बनाए गए। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को राज्यसभा में बड़ी जिम्मेदारी दी है। दीपक प्रकाश को राज्यसभा की महत्वपूर्ण संसदीय कमेटी विशेषाधिकार समिति का सदस्य बनाया गया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश इसके अध्यक्ष होंगे। इस कमेटी में अध्यक्ष समेत कुल 10 सदस्य होंगे। वहीं नई कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यसभा में नई जिम्मेदारी मिलने पर
झारखंड भाजपा के नेताओं ने दीपक प्रकाश को बधाई दी है। साहिबगंज जिला क्रिकेट अंडर 16 टूर्नामेंट, संत जोसेफ स्कूल ने असगार्डियंस को हराया। साहिबगंज जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सिदो कान्हू स्टेडियम में चल रहे अंडर 16 क्रिकेट लीग टूर्नामेंट में शुक्रवार का मैच संत जोसेफ स्कूल व असगार्डियंस के बीच मैच खेला गया। संत जोसेफ स्कूल ने कड़े मुकाबले में असगार्डियंस को 12 रन से हरा दिया। हेमंत सोरेन से लेकर मधु कोड़ा तक 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित होंगे। सुबह 10 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे और शुक्रवार की रात प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के लिए बेचैनी और उम्मीदों से भरी होगी। 81 सीटों पर हुए इस चुनाव में कई उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है। जहां कुछ के लिए यह रात जीत की खुशी लेकर आएगी, वहीं कईयों को हार का सामना करना पड़ेगा। सादगी के साथ मना झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस। 22 नवंबर को हर वर्ष झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष सादगी के साथ झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया गया। विधानसभा स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सभा सचिवालय के वरीय पदाधिकारियों द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर झारखंड विधानसभा के स्थापना काल को स्मरण किया गया। इस अवसर पर प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने झारखंड विधानसभा के पदाधिकारियों और कर्मियों को शुभकामनाएं दीं। धीरे धीरे बढ़ने लगी ठंड, पारा गिरकर 12.4 डिग्री पहुंचा। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। रात का पारा लगातार गिरने से ठंड का एहसास होने लगा है। शुक्रवार को रांची का न्यूनतम तापमान गिरकर 12.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट का रुख जारी रहेगा। दिसंबर से कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। राजधानी रांची में शुक्रवार को पूरे दिन सूर्य व हल्के बादलों की लुका छिपी जारी रही, जिससे दिन में भी ठंड का एहसास हुआ। मंगसीर बदी महोत्सव के दूसरे दिन निकली दादी जी की भव्य शोभा यात्रा। रानी सती मंदिर कमेटी के तत्वाधान में 4 दिवसीय मंगसीर बदी महोत्सव दूसरे दिन शुक्रवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह 10 बजे गाजे बाजे के साथ दादी जी पालकी पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। झारखंड में फिर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन महागठबंधन को बहुमत मिलेगा और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। रांची की जगप्रीत ने बाल गीता का गुरमुखी में किया अनुवाद, दुबई में हुई सम्मानित। रांची की जगप्रीत कौर ने बाल गीता का गुरमुखी में अनुवाद किया। जगप्रीत की स्कूली शिक्षा रांची के गुरु नानक स्कूल में हुई थी और वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र में रह रही हैं। बाल गीता स्वस्थ योग के संस्थापक डॉक्टर विकास चौथे और डॉक्टर श्वेतांबरी चौथे द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई है। पुस्तक का दुबई में 10 नवंबर को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग व स्थिरता सम्मेलन में विमोचन किया गया। मतगणना स्थल काशी साहू कॉलेज सरायकेला परिसर में बिना पास प्रवेश निषेध। बगैर वैध पास के किसी भी प्रत्याशी, इलेक्शन एजेंट व काउंटिंग एजेंट तथा पदाधिकारी, प्रेस प्रतिनिधि, आवश्यक सेवाओं के कर्मी को मतगणना स्थल काशी साहू कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह जानकारी मतगणना स्थल काशी साहू कॉलेज सरायकेला परिसर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी रविशंकर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने कल 23 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर शुक्रवार की देर शाम आयोजित प्रेस वार्ता में दी। इस दौरान प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व अन्य पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित थे। सरायकेला व खरसावां विधानसभा क्षेत्र की 15 और ईचागढ़ की 17 राउंड में पूरी होगी मतगणना।
सरायकेला खरसावां जिले की तीनों विधानसभा सीट की मतगणना शनिवार 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां सरायकेला विधानसभा और खरसावां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती 15 राउंड में, जबकि ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती 17 राउंड में पूरी होगी। रामगढ़ विधानसभा में 20वीं बड़कागांव में 23 राउंड होगी मतगणना। डीसी रामगढ़ जिले की दोनों विधानसभा सीटों रामगढ़ व बड़कागांव की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना शनिवार की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। रामगढ़ विधानसभा की मतगणना 20 राउंड में पूरी होगी, जबकि बड़कागांव की मतगणना 23 राउंड होगी। यह जानकारी डीसी चंदन कुमार ने शुक्रवार को दी। बिष्टुपुर सेंटर फॉर एक्सीलेंस में लघु फिल्मों का 17वां महोत्सव 23 से 24 नवंबर को। जमशेदपुर में वार्षिक लघु फिल्म महोत्सव शॉर्ट्स 2024 का 17वां संस्करण 23 और 24 नवंबर को सेंटर फॉर एक्सीलेंस CFI में आयोजित होगा। दोनों दिन शाम 5 बजे से शुरू होने वाले इस महोत्सव में 20 लघु फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिनकी अवधि 2 से 27 मिनट के बीच होगी। इन फिल्मों में 11 हिंदी, 5 बंगाली, 3 अंग्रेजी और 1 मूक फिल्म शामिल है। DCSP ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। गोड्डा जिले में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले की तीनों विधानसभा सीटों गोड्डा, महगामा व पोड़ैयाहाट की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज सिकटिया में बनाए गए मतगणना स्थल पर शनिवार की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। गोड्डा DC सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिशान कमर व SP अनिमेश नैथानी ने शुक्रवार को मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां चल रही तैयारियों व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कृषि बाजार समिति चास में मतगणना की तैयारी पूरी, DC SP ने लिया जायजा। बोकारो जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों की मतगणना शनिवार को ITI मोड़ चास स्थिति कृषि उत्पादन बाजार समिति में बनाए गए मतगणना केंद्र में होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। चारों विधानसभा सीटों बोकारो, गोमिया, बेरमो व चंदन कियारी की मतगणना अलग अलग हॉल में सुबह 8 बजे से होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DC विजया जाधव ने शुक्रवार को मतगणना केंद्र पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। जिला स्कूल के बच्चों ने दीवारों पर उकेरी जनजातीय संस्कृति। जिला स्कूल रांची के विद्यार्थियों ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर स्कूल के प्रवेश द्वार के सामने की दीवारों पर पेंटिंग के जरिए जनजातीय कला संस्कृति को उकेरा है। पेंटिंग्स कार्यक्रम में क्लास 6वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को 4 हाउस दामोदर, स्वर्ण रेखा, कोयल और शंख में विभाजित किया गया था। योजनाओं और पहचान की राजनीति पर चुनावी दांव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार की प्रमुख योजनाओं को जनता के बीच प्रमुख मुद्दा बनाया है। मैया सम्मान योजना 18 से 50 वर्ष की वंचित महिलाओं के लिए और 1000 रुपये की पेंशन योजना को गरीबों और महिलाओं तक पहुंचाने का दावा किया गया है। इसके साथ ही सरना कोड प्रस्ताव और झारखंड डोमिसाइल बिल जैसे कदमों ने आदिवासी पहचान और अधिकारों को केंद्र में रखकर एक मजबूत सियासी चाल चली है। झारखंड में भाजपा की होगी ऐतिहासिक जीत, संथाल से कोल्हान तक लहर। अजय शाह। भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में भाजपा की लहर संथाल से लेकर कोल्हान तक फैली हुई है और पार्टी को पूरी उम्मीद है कि उसे पूर्ण बहुमत मिलेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने 51 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी। यह केवल एक ट्रेलर था। 23 नवंबर को होने वाले मतगणना में पूरी पिक्चर सामने आएगी, जब भाजपा 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। मतगणना केंद्र के बाहर लगा दिया टेंट, झामुमो प्रत्याशी कर रहे EVM की सुरक्षा। झारखंड के चुनावी दंगल में EVM में कैद प्रत्याशियों के भाग्य के फैसले की काउंटिंग के काउंटडाउन के साथ उनकी धड़कनें तेज हैं। खूंटी जिला के बिरसा कॉलेज के स्ट्रांग रूम में
सील ईवीएम के निकलने वाले परिणाम कईयों का पॉलिटिकल करियर भी तय करेगा। चुनाव के बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ बूथों से लौटे ईवीएम को प्रशासनिक महकमे ने स्ट्रांग रूम की पहरेदारी और निगरानी को सख्त चौकस बनाए रखा है। इसके बावजूद झामुमो को भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके एक प्रत्याशी मतगणना केंद्र के बाहर टेंट लगा दिया है। झामुमो प्रत्याशी रामसूर्य मुंडा काउंटिंग स्थल के बाहर तंबू में रात गुजार रहे हैं और दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं। शनिवार की सुबह 8 बजे से आरंभ होने वाले मतगणना कार्य को लेकर जिला निर्वाचन सहित पूरा महकमा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। वहीं सीआईएसएफ के जवानों सहित 3 लेयर की सुरक्षा घेरे के बीच सीलबंद कमरे में रखे ईवीएम मशीन शनिवार की सुबह 7 बजे से स्ट्रांग रूम से बाहर निकल सीधे काउंटिंग टेबल तक पहुंचेगी और दोपहर 12 बजे तक स्पष्ट रुझान के साथ परिणाम सबके सामने होगा। वज्रगृह का पूरा एरिया सुरक्षा बलों के 3 लेयर निगरानी के साथ साथ सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। 24 घंटे की रिकॉर्डिंग को देखने के लिए मॉनिटर लगाए गए हैं, जहां बैठकर प्रत्याशी के एजेंट ईवीएम पर टकटकी लगाए देख रहे हैं और सारे दिन डीसी लोकेश मिश्रा, एएसपी अमन कुमार समेत अन्य अधिकारी पुलिस पदाधिकारियों की विजिट होती दिखी। इन सब के बीच राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता भी काउंटिंग सेंटर्स के बाहर टेंट लगाकर ईवीएम की सुरक्षा का दावा कर रहे हैं। टेंट लगाए झामुमो प्रत्याशी रामसूर्य मुंडा ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से टेंट लगाकर ने ईवीएम की रक्षा कर रहे हैं। झामुमो के केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार वे ईवीएम की रक्षा कर रहे हैं। विगत चुनाव के दौरान भी इसी तरह तंबू गाड़कर ईवीएम की रक्षा की गई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है और यहां किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में इन मुद्दों का रहा बड़ा योगदान। जानिए कौन रहा कमजोर कड़ी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने में कुछ ही समय शेष रह गया है, लेकिन नतीजों से पहले इस रिपोर्ट में जानिए झामुमो और बीजेपी ने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा और वे इसमें कितने कामयाब हो पाए। झारखंड विधानसभा चुनावों 2024 में ज्यादातर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर है। वोटों प्रतिशत की थोड़ी सी भी स्विंग किसी भी दल का खेल बिगाड़ सकती है, यानी सत्ता बना या बिगाड़ सकती है। लेकिन वे मुद्दे हैं कौन से जिसमें झारखंड विधानसभा चुनाव को इतना दिलचस्प बना दिया, इस रिपोर्ट में जानिए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के घोषणा से पहले बीजेपी में वह आक्रामकता और कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था। चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ने जो रफ्तार पकड़ी, उसका बड़ा श्रेय हिमंता बिस्वा शर्मा को जाता है। हिमंता लगातार झारखंड में रहे, पार्टी और संगठन के सभी लोगों से बात करते रहे, पार्टी में जहां अंतर्विरोध से उसे दूर करने की कोशिश की। जो लोग टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, उन्हें मनाया। इसके अलावा अन्य वजहों से भी जो पार्टी से नाराज थे, उनसे भी मुलाकात कर उनके गुस्से को शांत किया। पीएम मोदी के झारखंड दौरे से बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की नब्ज अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जो लोगों को तरह प्रभावित करे। झारखंड के अलावा पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के जमुई में कार्यक्रम किया। इसमें उन्होंने न सिर्फ बिरसा मुंडा को नतमस्तक होकर प्रणाम किया, बल्कि कई लोक लुभावन घोषणाएं भी कीं। वहीं इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने ये भी याद दिलाने का प्रयास किया कि जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए करीब 6,600 करोड़ के पैकेज की भी घोषणा की, जिसने आदिवासियों को प्रभावित किया। पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जिक्र करना नहीं भूले। उनके जरिए पीएम आदिवासियों को बीजेपी से जोड़ना था। वहीं झामुमो और उसके सहयोगी दलों की बात करते तो वे बीजेपी पर शुरू से ही आक्रामक रहे। इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ही मुख्य स्टार प्रचारक रहे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सभाएं जरूर कीं, लेकिन उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर नहीं किया। विशेषज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के दौरे का कोई बहुत बड़ा असर भी जमीन पर होता हुआ नहीं दिखा। झारखंड विधानसभा चुनाव में
जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई वे हैं कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने अकेले 100 से ज्यादा सभाएं की। उन्होंने लगभग हर विधानसभा क्षेत्र को कवर किया। अपनी सभाओं में उन्होंने खासकर महिलाओं पर फोकस किया। इस चुनाव में कल्पना सोरेन जिस तरह से उभर कर सामने आईं, वे साफ बताती हैं कि इस चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, कल्पना सोरेन के रूप ने न सिर्फ झामुमो को एक ऐसी महिला नेता मिल गई हैं जो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में समर्थ है। इन्हें लोग देखना और सुनना पसंद करते हैं। इनकी बातों को लोगों पर प्रभाव भी पड़ता है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में विशेषज्ञ कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के लिए सबसे कमजोर कड़ी मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस संगठन चुनाव में कहीं नजर नहीं आया। खासकर केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से शिथिल रहा। खड़गे और राहुल गांधी को छोड़कर कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता झारखंड नहीं आया। यहां तक कि प्रियंका गांधी ने भी झारखंड में एक भी सभा नहीं की, जबकि महिला मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से तो पूरा जोर लगाया, लेकिन उन्हें अपने केंद्रीय संगठन का कोई बैकअप नहीं मिला। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कांग्रेस अपनी 2019 वाली सफलता नहीं दोहरा पाएगी। हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना चुनाव से पहले ही लागू कर दी थी। इसके तहत महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए आए भी हैं। हेमंत सोरेन ने इसे दिसंबर से 2,500 रुपए करने की घोषणा भी कर दी है। वहीं बीजेपी ने भी गोगो दीदी योजना की बात कही है। इसके तहत महिलाओं को 2,100 रुपए देने का वादा किया गया है। माना जा रहा है कि इन्हीं दो योजनाओं की वजह से महिला वोटरों में उत्साह दिखा और 81 में 68 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया। मदन मोहन शर्मा के निधन से झारखंड कांग्रेस में शोक की लहर। पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रहे मदन मोहन शर्मा का शुक्रवार को आकस्मिक निधन हो गया। उनका इलाज रांची के बरियातू रोड स्थित निजी अस्पताल में चल रहा था। मदन मोहन शर्मा के निधन से झारखंड कांग्रेस में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार मदन मोहन शर्मा को दिल का दौरा पड़ने के बाद गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में उनका निधन हो गया। वहीं मदन मोहन शर्मा के निधन से झारखंड कांग्रेस में शोक की लहर है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने मदन मोहन शर्मा को एक सच्चा और समर्पित कांग्रेसी बताते हुए उनके निधन पर शोक जताया और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मदन मोहन शर्मा का निधन व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि मदन मोहन पार्टी के कर्मठ और समर्पित पदाधिकारी थे और निकट भविष्य में उनकी भरपाई संभव नहीं है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि इस दुख के समय में पूरी कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मतगणना के लिए सुरक्षा पुख्ता। डीओ और आरओ को छोड़ काउंटिंग सेंटर्स में कोई नहीं ले जा सकेगा मोबाइल फोन। झारखंड के विभिन्न जिलों में होने वाली मतगणना के दौरान डीओ और आरओ को छोड़कर कोई भी मतगणना कर्मी या प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। इसके साथ ही काउंटिंग सेंटर्स पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना तैयारी की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी 24 केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र के भीतर डीओ और आरओ के अलावा किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। मतगणना हॉल में किसी भी पुलिसकर्मी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पत्रकार मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जा सकेंगे। मतगणना हॉल के भीतर की तस्वीर सिर्फ एक बार कैमरे से अधिकारियों की देखरेख में लेने की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र की मतगणना का राउंड जितना कम होगा, उसका परिणाम उतनी ही जल्दी आएगा। उन्होंने बताया कि सबसे कम 13 राउंड की मतगणना तोरपा विधानसभा क्षेत्र की होगी, जबकि सर्वाधिक 27 राउंड की मतगणना चतरा विधानसभा क्षेत्र की होगी। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना शनिवार की सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। सुबह 8 बजे तक आने वाले सभी पोस्टल बैलेटों को मतगणना में शामिल किया जाएगा।
8:30 सुबह से ही ईवीएम के वोटों की भी गिनती शुरू कर दी जाएगी। सुबह 9:30 से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अंतिम चुनाव परिणाम शाम 5 बजे के पहले तक आने की संभावना है। वैसे तैयारी शाम 4 बजे तक मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर लेने की है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य के वोटर से लेकर प्रत्याशी और राजनीतिक दल तक कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए विजय जुलूस आदि को लेकर झड़प की संभावना न के बराबर है। लेकिन स्थानीय प्रशासन कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपनी तैयारी रखता है। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर तक चुनावी प्रक्रिया पूरी कर लेना है, लेकिन हमारा प्रयास है कि प्रक्रिया को 24 नवंबर तक ही पूरा कर लें। झारखंड में सर्वाधिक मतदान पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि विजयी प्रत्याशियों की सूची माननीय राज्यपाल को सौंपने के साथ चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में इन सीटों पर रहेगी सबकी नजर। रिजल्ट के बाद भी सालों तक नतीजे किए जाएंगे याद। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 81 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी और जामुमो अपने अपने गठबंधन के साथ आमने सामने हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जमकर एक दूसरे पर निशाना साधा। इस रिपोर्ट में जानिए झारखंड के उन हॉट सीटों के बारे में जिसके रिजल्ट की गर्माहट चुनाव के कई सालों बाद तक रहेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कई नेता ऐसे हैं जो अपने गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में अगर रिजल्ट उनके खिलाफ आता है तो उनकी साख पर बट्टा लगना तय है। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वे यहां से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं। माना जा रहा है कि बरहेट हेमंत के लिए एक सेफ सीट है। हालांकि बीजेपी ने यहां से गमालियल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा है। गमालियल पुराने बीजेपी कार्यकर्ता हैं और पार्टी का मानना है कि उनकी युवाओं में अच्छी पकड़ है। ऐसे में वे हेमंत सोरेन को कड़ी चुनौती पेश करेंगे। गमालियल अपने क्षेत्र में पहले से एक्टिव रहे हैं और फुटबॉल मैच कराने के लिए मशहूर हैं। उनके द्वारा कराए गए मैच में कई विदेशी खिलाड़ी भी शामिल होते रहे हैं। ऐसे में अगर गमालियल हेमंत सोरेन को हरा देते हैं तो ये झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बड़ा उलटफेर माना जाएगा और ये नतीजा सालों तक याद किया जाएगा। गांडेय विधानसभा सीट पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। जून महीने में ही हुए उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने शानदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद से ही कल्पना सोरेन अपने क्षेत्र में लगातार एक्टिव रही है, लेकिन इस बार उनका मुकाबला बीजेपी की मुनिया देवी से है। मुनिया देवी 2 बार जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2010 में इन्हें पीएम भी सम्मानित कर चुके हैं। ये अपने क्षेत्र में लंबे समय से एक्टिव हैं। ऐसे में ये कल्पना को कड़ी टक्कर दे रही है। अगर मुनिया देवी जीतती हैं तो कल्पना सोरेन की साख पर बट्टा लगना तय है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड के सीएम बने चंपाई सोरेन ने उस वक्त पार्टी से बगावत कर दी। जब जेल से वापस आने के बाद एक बार फिर हेमंत सोरेन सीएम बन गए। चंपाई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और एक बार फिर से सरायकेला सीट से मैदान में है। यहां इनका मुकाबला गणेश महल्ली से है। गणेश पहले बीजेपी में थे और हाल में ही इन्होंने जामुमो ज्वाइन किया है। 2019 में गणेश महल्ली ने चंपाई सोरेन को कड़ी टक्कर दी थी और चंपाई सोरेन बेहद कम मतों से जीत दर्ज कर पाए थे। ऐसे में अगर चंपाई इस बार हार जाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल जरूर होगी। जामताड़ा विधानसभा सीट से सीता सोरेन बीजेपी की उम्मीदवार हैं। सीता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दुमका से किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें जामुमो के उम्मीदवार नलिन सोरेन से हार का सामना करना पड़ा। अब वे विधानसभा चुनाव में जामताड़ा से उम्मीदवार हैं। अगर इस बार भी सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ता है तो उनकी साख पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है। यहां से इरफान अंसारी लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। ऐसे में ये मुकाबला बेहद कड़ा है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार इन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ा था और तब के सीएम रहे रघुवर दास को हराया था। सरयू राय की ये जीत सालों तक याद की जाएगी क्योंकि उन्होंने सीएम को हराया था, लेकिन इस बार वे जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां इनका मुकाबला बन्ना गुप्ता से है।
बन्ना गुप्ता हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और अपने क्षेत्र में लगातार एक्टिव भी रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर दोनों प्रत्याशियों की साख दांव पर है। सिल्ली विधानसभा सीट पर आजसू नेता सुदेश महतो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां इनका मुकाबला जामुमो के प्रत्याशी अमित महतो से होगा। अमित महतो ने 2015 में जामुमो की टिकट पर सुदेश महतो को हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। एक बार फिर वे सुदेश महतो को चुनौती दे रहे हैं।